मनीष जी, आप क्या आंकड़े छिपाते हैं? क्योंकि सुनील साजन जी तो कह रहे हैं इसलिए आंकड़े कम है क्योंकि आप आंकड़े छिपाते हैं, डर दिखाकर एफआईआर ही नहीं होती। सुमेरा जी अभी भी आपको आश्चर्य होता है इन लोग के बयानों से। हत्या का मुकदमा कैसे छिपाया जा सकता है? आज सुनील यादव जी वो तरीका बता दें। ये तो वो समय है नहीं कि राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दो और सरयू में फेंक दो। अब तो तमाम प्रकार की सोशल मीडिया है, छोटी छोटी घटनाएं, लाठी चल जाए अगर किसी दूर गांव में, वो भी सोशल मीडिया पे आ जाती है। ठीक, तो देखिए, झूठ को ढकने के लिए तमाम चादर उड़ानी पड़ती है, लेकिन झूठ ढकता नहीं है। और जैसा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, उसी के अनुरूप बयान इन लोग के आ रहे हैं। ये शुरू से अपराधियों और माफियाओं की सरकार चलाते आए थे। अब जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जब उनके जो संपत्ति है उसको जब्त किया जा रहा है, तो दर्द जो है अखिलेश यादव के सीने में उठा है। लेकिन एक और ये सारा मुद्दा शुरू हुआ सुल्तानपुर लूटकांड से। मनीष जी, बनाया था इन्होंने, उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल उठता है, वो भी आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह है, उसको लेकर सवाल उठे हैं क्योंकि जिस तरह नाटकीय ढंग से उसका सरेंडर कराया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी के लोगों ने कराया, सरकार में शामिल लोगों ने कराया। देखिए, सवाल किसने उठाया है? सवाल किसने उठाया है? सवाल तो उन्होंने ही उठाया है ना, जो आतंकियों के रहनुमा थे। नहीं, लेकिन जो अभी तक मंगेश यादव को कह रहे हैं कि हत्या हो गई। तीन जिलों में मंगेश के ऊपर एफआईआर थे, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर। और ये घटना के पहले नहीं, लेकिन मनीष जी, ये सवाल तो उठ रहे हैं कि इतने दिन के बाद भी वहीं उसी इलाके में बैठे हुए दूसरा व्यक्ति भी मिल जाता है और उसका एनकाउंटर हो जाता है, जबकि जो मुख्य आरोपी है वो जाकर बहुत ही सवालों के घेरे में, जिस तरह से सरेंडर होता है कोर्ट में, वो सवालों के घेरे में आता है। तो फिर अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल का तो फिर जवाब होना चाहिए ना कोई, कि क्या है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों है सवालों के घेरे में। यही मैं कह रहा हूँ सुमेरा जी, सुल्तानपुर की घटना में सरकार के पास कोई जवाब नहीं थे। चोरी बेईमानी से 2 मारे गए, 9 गिरफ्तार हुए हैं, 8 गिरफ्तार हुए हैं, 1 ने सरेंडर किया है। ये आंकड़े हैं, देखिए आंकड़ों को पूरा देखना चाहिए। अभी भी 3 फरार हैं, 8 को गिरफ्तार किया गया, 1 ने सरेंडर किया है और 2 मारे गए हैं, 3 फरार हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिस पर ज्यादा मामले थे वो तो सरेंडर कर देता है, और सरेंडर जिस तरह से करता है उस पर सवाल उठते हैं। और जिन पर 2-3 मामले दर्ज थे, छोटे मामले दर्ज थे, बड़े अपराधी नहीं थे उस तरह से, वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं। तो सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं ना। आपका सवाल ये है कि उसका काउंटर क्यों नहीं हो गया, काउंटर में क्यों नहीं मारा गया? सवाल एनकाउंटर तो किसी का भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसी जरूरत ना हो, अगर ऐसा उस वक्त परिस्थितियां ना हो जहां एनकाउंटर करना बहुत जरूरी है, तो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वो तो आप भी मानेंगे ना, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। बात इसकी है कि जो मुख्य आरोपी है वो जाकर सरेंडर कर देता है और बाकी सब लोग घूमते फिर रहे हैं वहीं पर ताकि आप उनको पकड़कर एनकाउंटर कर दें उनका। नहीं, देखिए वो तो थ्योरी है, और समाजवादी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, उनको पता है कि अपराधी कैसे मूव करता है, कहां तक जा सकता है उसका। अभी मैं सुन रहा था एक बयान कि वो सरगना जब सरगना सरेंडर कर देता है तो उसके सारे लोग सरेंडर कर देते हैं। अब ये थ्योरी तो भाई, ये जो अपराध देखा हो, जिसने अपराधियों को संरक्षण दिया हो, वो अच्छे से बता सकता है। तो वो सुनील यादव जी या इनके दल में का प्रवक्ता है भी बता रहे थे, वो बता सकते हैं। लेकिन एक कानून की प्रक्रिया है। पुराने मामले में जो विपिन सिंह आप नाम ले रही हैं, उसने जमानत तोड़वा के वो सरेंडर कर गया, ठीक, लेकिन उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। अभियोजन पक्ष उसको भी सजा मिले, इसके लिए काम करेगा। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए कई तरह की जो थ्योरी। अच्छा, अनुज प्रताप सिंह पर कितने मुकदमे थे कि आपने इनकाउंटर कर दिया? नहीं, वो तो हमने पूछा उनसे ना कि कितने मुकदमे थे और क्यों। वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर में अगर सामने से गोली चलाएंगे तो एनकाउंटर होगा, चाहे 1 मुकदमा है चाहे 10 मुकदमे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, सुमेरा जी, हाँ ठीक है मनीष जी, मैंने भी जवाब दे दिया। दरअसल मत भ्रष्ट हो गई है वो। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अलग अलग थ्योरी हैं जो सामने आ रही है एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो भ्रष्ट हुई है, उधर तो मती ही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये पहला एनकाउंटर नहीं है। इसमें जरूर एक अलग बात है कि इसमें जाति का जिक्र भी हो गया है और जाति पर सवाल उठ रहे हैं और जाति पर ढक्कन। लेकिन हर एनकाउंटर जिस तरह से हम अभी तक देखते आए हैं, हर एनकाउंटर में एक ही तरह की थ्योरी होती है, एक ही तरह की परिस्थितियां बनती हैं।
ऐसा मत करिए, ढक्कन है, ढक्कन। नाराज मत क्यों ना होइए सवाल अखिलेश जी उठे पर। फिर हर्षवर्धन जी? जी हाँ, अखिलेश जी को ऐसा मत कहिए प्लीज। आप भी जान रहे हो मैं अपने किसको नेता देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरी बहस को, इस चर्चा को जो लोग भी देख रहे हैं, बड़ी स्पष्टता से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि राजनीति करते वक्त ये भी ध्यान में नहीं रहता कि क्या बोलना है। अब आप जरा सोचिए, किसी एक मसले पर जितने भी लोग आरोपी हैं, उन आरोपियों के साथ क्या होगा, कितने अपराध होंगे, किसको एनकाउंटर किया जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा। अगर इतना सब कुछ स्टेज मैनेज होता तो क्या ये लूट डकैत होती? अगर पुलिस के नियंत्रण में सब कुछ इतना है कि वो तय करे कि अच्छा ठीक है ये काम नहीं, तो पहला तो ये है कि मेरा सवाल आपसे ये था कि किसी के काबू में कुछ नहीं है, सब कुछ परिस्थिति जन्य है, लेकिन एनकाउंटर सारे एक ही तरह से होते हैं, एनकाउंटर सारे एक ही परिस्थिति में होते हैं। ऐसे ही सूचना आती है, ऐसे ही वहां पुलिस पहुंच जाती है, अचानक चप्पलों में पहुंच जाती है, फिर उसके बाद गोली चलती है, उधर से एक गोली चलती है, इधर से गोली चलती है, मारा जाता है। सारे एनकाउंटर एक तरह से होते हैं, यानी यहां पर परिस्थितियां सब एक जैसी हो जाती हैं। देखिए सुमेरा, मैं पत्रकार ही रहा हूं, निजी तौर पर मुझे गोली चलाने का या एनकाउंटर करने का या देखने का अनुभव नहीं रहा। तो मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। एनकाउंटर कैसे होता है इसका तजर्बा तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये मजिस्ट्रियल जांच व्यक्ति की तरह सवाल मन में उठता है कि 138 एनकाउंटर होते हैं, सब एक ही तरह से कैसे होते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। सोशल मीडिया पर चलती हुई चीजों को कई बार नहीं पढ़ना चाहिए। सब एक तरह से नहीं होते हैं, सब अलग अलग तरह से हुए हैं। और जिस पर सवाल उठते हैं और जिस पर सवाल नहीं भी उठते हैं, अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर कहीं गोली चल रही, किसी की जान जा रही है, तो वो चाहे अपराधी हो या सामान्य व्यक्ति हो या कोई भी, उसको ये अधिकार संविधान देता है। और ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा, जो मुख्यमंत्री होगा, जिसका राज होगा, उसी से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जब उसमें जाति जुड़ जाती है, जब उसमें कितने मामले वाले का एनकाउंटर हुआ वो जुड़ जाता है, जब उसमें यह सवाल जुड़ जाता है कि अच्छा उसको तो पकड़ लिया, उसके तो पांव में गोली लगी, उसके कमर के ऊपर क्यों लग गई। जब इस तरह के सवाल आते हैं, एनकाउंटर पर सवाल पूछे जा सकते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन तब जबकि राजनीति स्तर पर पहुंचे, जहां पर जाति के बारे में बात की जाने लगे, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। हमारी राजनीति हम किस स्तर पर कर रहे हैं इसको लेकर भी, लेकिन कानून व्यवस्था अगर स्थापित करनी है उसके लिए क्या एनकाउंटर जरूरी है, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या एनकाउंटर के जरिए ही कानून का डर स्थापित किया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।